नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है राजस्थान की रजत बूंदें। लेसन है 11वीं का, जिसको हम पढ़ेंगे। इसमें राजस्थान में जो बरसात है भाई वो कम होती है अन्य क्षेत्रों के अलावा। तो यहाँ पर लोगों ने अपने जीवन यापन के लिए देखिए किस किस तरह से सहारे लिए हैं, किस तरह से वो पानी को इकट्ठा करते हैं। उन्होंने कितने प्रकार की कुइयाँ राजस्थान में बना रखी हैं, कुइयों को बनाने वाले कौन हैं, आदि अनेक प्रसंग हैं इसमें। तो हम सभी एक एक करके सभी प्रसंगों को देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारा लगभग सिलेबस जो है वो 8वीं से 12वीं तक का अपलोड हो चुका है और इसी महीने में लगभग सिलेबस कंप्लीट ही हो जाएगा। तो जिस विद्यार्थी ने पीछे का जो सिलेबस है वो नहीं पढ़ा है तो वो पीछे के वीडियो देख सकता है और अपना सिलेबस है वो पूरा कर सकता है। तो आइए पढ़ते हैं राजस्थान की रजत बूंदे लेसन। पसीने में तरब तर चेलवान जी कुई के भीतर काम कर रहे हैं। चेलवान जी होते हैं भाई चिजारे कुई का काम करने वाले। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुई का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उखरू बैठे यानी उकड़ू बैठ के, पैरों के बल बैठ करके चेलवाजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी और इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली से की जाती है। बसोली लगभग हम सब जानते हैं। बसोली होती है बेटा जो हमारे जो चेजे का काम करते हैं, चिनाई का जो काम करते हैं, मिस्त्री जो होते हैं, उसके पास एक तरफ से कस्सी की तरह पहनना, दूसरी तरफ उसमें चोट मारने के लिए पका हुआ सिरा जो होता है बसोली कहलाता है। तो उसी से खुदाई का काम होता है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था होता है लकड़ी का। कुई की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंक रहे हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौट आती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवाजी के सिर पर लग सकते हैं, इसीलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या किसी अन्य धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवाजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। भाई डोल होता है हमारा जो तेल का जो पिप्पा होता है ना, इस पिप्पे के चारों तरफ सिरिये होते हैं और ऊपर ये इस तरह से चौकोर
रूप में जो है ना एक लकड़ी लगाई जाती है और लकड़ी इसके इस यहाँ बीच में एक कीला लगा के उसको बंद कर दिया जाता है और उसमें रस्सी बांधी जाती है, उसे हम डोल कहते हैं। या बाल्टी से मिट्टी उसमें भर दी जाती है पूरी सावधानी के साथ। ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत कंकड़ पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टॉप, इससे भी चेलमाजी का सिर बचाएगा। चेलमाजी यानी चिजारों कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं, माहिर लोग होते हैं। यह काम चेजा कहलाता है। चेजारों जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं, कुआं पुल्लिंग और कुएं स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। यानी कुएं और कुइयों की जो गहराई है भाई वो एक ही समान होती है, क्योंकि जल स्तर हर जगह लगभग वहाँ पर एक ही जैसा है। तो चाहे थोड़ा सा कम भीड़ा कर लो या चौड़ा कर लो, लेकिन पानी तो उसी सतह पर मिलेगा। तो गहराई कम नहीं होती, एक सार होती है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है, होती है। यानी कई जगह पर पानी है वो उसकी ऊंचाई में मिल जाता है, लेकिन कई जगह पर पानी नहीं मिलता है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है और कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल। यह तो नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यानी जहाँ पे मरुस्थल है वहाँ पर रेत भी बहुत अधिक फैलता है और जो कुएं की गहराई है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, अथाह होता है, जिसका कोई था हम न लगा सके, जिसका हम अनुमान न लगा सके। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। यानी बहुत अधिक बरसात होती है तो भी वह पानी को जल्दी सोख लेती है। इस तरह की जो मिट्टी है राजस्थान की होती है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, जो चिकनी पट्टी होती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन में खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल आता है। यानी एक हाथ मीन्स बराबर है 1.5 फुट। तो लगभग मान के चलिए आप 150 का मतलब 250 फीट पे वहाँ पानी निकल आता है। वह प्राय खारा होता है, यानी पीने योग्य नहीं होता, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं और पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर के मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की
रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक करके नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम आती है या काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। ये अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बन करके वापस वातावरण में लौटने लगती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। भूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता है। यानी यहाँ की मिट्टी है वो चिपकने वाली नहीं होती है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर पानी अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें ही नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली भी करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का बड़ा कड़ा पहरा बैठा रहता है। देख सकते हैं जो सीन राजस्थान के दिखाए गए हैं बराबर की तस्वीर में। इस हिस्से में बरसी बूंदें बूंद बूंद रेत में समा करके नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कोई बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पानी के लिए मरुभूमि में के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। यानी भाई कुएं हो या कुइयाँ हो, पानी गहराई के साथ उनका उतना ही गहरा होता है। लेकिन जहाँ पे खड़िया चाक आती है उससे ऊपर यदि पानी को इकट्ठा कर लिया जाए, संग्रहित कर लिया जाए तो वो पानी अमृत के समान होता है। यानी वो पानी पीने लायक होता है। और खड़िया पट्टी के नीचे जो पानी होता है भाई वो पीने लायक नहीं होता है। तो यहाँ पर पानी के जो है ना 3 रूप बना लिए हैं, 3 रूपों में बांट लिया है। पहला रूप है पालर पानी। पालर पानी भाई सामान्य तौर पे उस पानी को हम कहते हैं जो बरसात का जल है और इसको हम इकट्ठा करते हैं पालर पानी। यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है। उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप है भाई पाताली पानी। यह वही भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है। पहला पानी हमने पालर पानी को लिया, दूसरा पानी जो कुएं खोदकर गहराई से जो हमने पानी निकाला उसे हम पाताली पानी कहते हैं। तो क्वेश्चन में आ सकता है भाई ये पानी के 3 किस्म कौन कौन से बनाए हैं। पालर पानी और पाताली पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। रेजानी पानी, रेजानी पानी क्या होता है? देखिए, धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी पानी है भाई। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि
रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है। रेजा जिसको हम रेजा बोलते हैं, और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा कोई नहीं, धरातल की समाई वर्षा को भी नापता है। तो वर्षा हम किससे नापते हैं? रेजा से नापते हैं। मरुभूमि में पानी इतने गहरे है कि 5 आंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 आंगुल रेंजो कहेंगे, रेजो कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, जो बीच में खड़िया पट्टी होती है भाई, वो पानी को नीचे जाने से रोकती है, और रेजा तक जो पानी रुकता है वो कुइयों में पानी है ना भाई, वो कुइयाँ बना के छोड़ दी जाती हैं वहीं पट्टी पे, और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी रिस के है ना उन पे खड़िया चाक पे इकट्ठा हो जाता है, जो पीने योग्य होता है। तो उन कुइयों की गहराई उतनी नहीं की जाती है, जहाँ पे खड़िया चाक पट्टी आ जाती है वहीं पर कुई को छोड़ दिया जाता है। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर के पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। लेकिन दूसरी सूरत में यदि कहीं कहीं ऐसा होता है खड़िया पट्टी नहीं मिलती है, तो वहाँ वो पानी धीरे धीरे पाताली पानी में मिल जाता है और वो भी पीने योग्य नहीं रहता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण को ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोक करके अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भसके या धसे नहीं। भाई देखिए, भवन जब हम निर्माण करते हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ चुनते हैं, लेकिन हम कुओं की या कुइयों की चिनाई करते हैं तो हम ऊपर से चिनाई को नीचे की तरफ लेके जाते हैं। जैसे ये सतह होती है, सतह के अंदर नीचे से रेत निकाला जाता है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, और उसमें इस तरह से ईंटें मसाले के द्वारा ईंटें चिपकाई जाती हैं और उनमें थोड़ा रोकथाम कर दिया जाता है ताकि वो ईंट धसके ना। तो अगले दिन जब तक वो ईंट बिल्कुल मजबूत ना हो जाए तब तक उसके नीचे से मिट्टी नहीं निकाली जाती है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर के रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ के से वहाँ उड़ा देती है, वहीं हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलमाजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता है, तब कुएं को रस्सी से बांधा जाता है। देखिए, ये बहुत कठिन काम होता है। कई जगह ऐसा होता है भाई, रेत इतना फिसलन भरा होता है कि हम खुदाई नहीं कर सकते। जितना खुदाई करते हैं उतना ही रेत धीरे धीरे उसमें है ना वापस आने लगता है। तो ऐसे में कुइयों की जो चिनाई है वो भाई रस्सों के द्वारा की जाती है। और रस्से भाई अपने सामान्य तौर पे जो हम देसी भाषा में जिनको हम झुंडे बोलते हैं ना भाई, इनकी जो पतली पतली पानियाँ होती हैं उनके मोटे मोटे जो इस तरह के रस्से गोल गोल जो रस्से हैं ना वो बना लिए जाते हैं। और रस्सों की जो गोलाई है, गोलाई का एक घेरा बनाते हैं और उसे बीच में खिसका देते हैं, अगला घेरा बनाते हैं, खिसका देते हैं। इस तरह से जो है रस्सी या फिर रस्सी का एक घेरा बनाया, नीचे खिसका, थोड़ा खोदा, एक घेरा और डाला, फिर नीचे धसका दिया, एक घेरा और डाला। इस तरह से कुइयों को बनाया जाता है। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खींप नाम का एक घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। भाई अपने खेतों में हो सकता है आपने खींप देखी भी हो,
नहीं तो खींप और खरसना भाई अरे बिल्कुल हरे 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 और भारी की जो सीख होती है ना भाई अपनी, उस जैसे पतले पतले होते हैं और उनकी लंबाई बहुत होती है। और उस खरसना और खींप के जो है ना रस्से बहुत मजबूत होते हैं, वो सूखने के बाद और सख्त हो जाते हैं भाई। इसलिए ज़्यादातर काम है ना चिनाई का उन्हीं के द्वारा, खींप के द्वारा ही किया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल 3 अंगुल यानी इतना मोटा, 3 अंगुल मोटा या इससे भी थोड़ा सा और मोटा रस्सा बांटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटा करके रस्से का पतला सा गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊपर आते जाते हैं। खींप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंस करके मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन की जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छोटी दीवार में अब नया रस्सा बांध दिया जाता है और रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते रहते हैं। जहाँ पे ऐसा लगता है ना भाई कि ये ज़्यादा धसक सकता है, कुआं बैठ सकता है, तो हो सकता है नीचे कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चिनाई भी साथ साथ होती रहती है ताकि मजबूती बने, कुआं धसके नहीं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्सी की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थमाने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई भाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। तो नए लोगों को तो भाई समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खींप ही, लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ ज़रूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। बांसों को गोड़ाई में लगाया जाता है या लकड़ी के लट्ठों को कुएं की गोड़ाई में लगा दिया जाता है। लट्ठे अरणी, बैन, कैर, बावल, कुंबट के पेड़ों की उगालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे ज़्यादा लकड़ी अरणी की है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक तक की लकड़ी से काम लिया जाता है। आक भाई अपने सामान्य भाषा में देसी में आकटा जिसने बोलिया करें ना भाई, तो आक भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। अपने यहाँ तो अलग देसी आक हैं, विलायती आक भी हैं। बहुत पहले अपने क्षेत्र में बहुत बोलबाला हो गया था उनका, विलायती आँखों का, अब तो नहीं रहे हैं वो, तो आँखों का भी प्रयोग करते हैं। और अरणी जो है भाई वो लचकदार लकड़ी होती है। अरणी को चाहे हम ये इस लकड़ी को इस तरह से मोड़ देंगे तो भी जल्दी से वो टूटने वाली नहीं होती है। अरणी नामक लकड़ी में भी तेल भी समाहित होता है। आग बहुत जल्दी पकड़ती है, सूखती भी बहुत जल्दी है, इसलिए वो टाइट भी बहुत होती है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा करके सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांध दिया जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई की कुंडली का आकार लेती है, इसीलिए इसे सांपिणी भी कहते हैं। देखिए किस तरह से मैं आपको बता रहा था अभी कि किस तरह से रस्सा बांटा जाता है और किस तरह से देखो गोलाई में ये
रस्सा डाल रहे हैं और धीरे धीरे इसी तरह से रस्सा डलता रहेगा, रस्सा नीचे से रखता रहेगा, रस्सा एक दूसरे में फंसता रहेगा और कहीं कहीं बीच में है ना चिनाई भी होती रहेगी। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलमवाजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारों ऊपर आ जाते हैं। धार लग जाती है यानी कि अब पानी निकलने लगना शुरू हो जाएगा। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यो तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। चेलमवाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। आच प्रथा यानी इस प्रथा के अंतर्गत कुई खोदने वाले को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में भी और विवाह जैसे मंगल कार्यों में अवसरों पर नेग यानी भेंट दी जाती है और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। देखिए किस तरह से लट्ठों का आकार पेन्ना करके और लट्ठे दूसरे में फंसाए जाते हैं। लट्ठों की कुई देखिए आप देख रहे हैं। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, अब जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं भाई, के हाथों से 100-200 वर्ष पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं भाई। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं और दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी कर पाती है, जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और अब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं हो सकेगा। यानी कुई की जो चौड़ाई है भाई, नीचे से यदि वो ज़्यादा हो जाएगी, पानी कम निकलेगा तो वो किसी तरह से भी ऊपर नहीं आएगा। यदि व्यास नीचे से भीड़ा होगा तो पानी की गहराई थोड़ी सी बन जाएगी, उसमें बाल्टी डोल वगैरह से पानी निकाल लिया जाएगा। छोटे व्यास की कुई धीरे धीरे रिस करके आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले आता है और कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का प्रयोग इसी कारण किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं भाई। चड़स जो होता है ना, वो चमड़े का होता था। भैंस या ऊंट की खाल का बना हुआ एक जो चमड़ा होता था भाई, जिसको रंगरेजों के द्वारा साफ करके बिल्कुल शुद्ध कर लिया जाता था। उस चमड़े को पका लिया जाता था और उसके चारों किनारे जो है भाई, उस पर रस्सी बांध दी जाती थी और जैसे उसको फिर है ना चारों रस्सियों को इकट्ठा बांध के एक रस्सी के सहारे ऊपर खींचा जाता था। तो जब वो चड़स नीचे जाता था ज़मीन की सतह पे, तो बिल्कुल जाते ही नीचे चिपक जाता था और फिर उसके ऊपर पानी हो जाता था। जैसे ही उसको ऊपर खींचते थे तो पानी उसके ऊपर अंदर जमा हो जाता था और पानी ऊपर निकल आता था। तो चड़स से भी पानी निकालने का काम किया जाता था। अपने क्षेत्र में भी बहुत से चलते थे पहले कुएं, जो चड़सों के द्वारा ही चलते थे। आप अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं, उन्हें भली बात याद होगा कि चड़स से पानी कैसे निकाला जाता था। तो देखिए आगे विद्यार्थियों, बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, अदरवाइज आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की
चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी में टिकता है, ऊपर से वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा में पानी में भी ठीक से डूब जाता है। पानी भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना आकार पूरा ले लेता है। उसमें पानी लेने का हक उसका अपना हक है, लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक ज़मीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसीलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को ज़मीन पर उतारती है कुई। यानी भाई जिस तरह से मुर्गी है रोज़ाना एक सोने का अंडा देती है, यदि कोई व्यक्ति संयोगवश मुर्गी को मार दे तो उसे कुछ नहीं मिलता, तो उसी तरह से कुई भी है, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा मीठा पानी देती है। एक दिन में हम उसमें कुछ नहीं निकाल सकते। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। गोधूली शाम के समय तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती गिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। गोचर भाई जो पशुओं को चरा के चरवाए वापिस आते हैं तो भाई अपने कुएं होते थे पहले, अब तो बोर होने लगे भाई, बोरवेल। नहीं तो गिरनी लगी हुई होती थी गोल आकार की, उसके ऊपर रस्सा होता था। और इस तरह से अभी भी हमारे क्षेत्र में कई जगह मिल जाएगा आपको, भूण जिसको बोलते हैं, गिरनी। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद होते हैं और रात भर और अगले दिन भर कुइयां आराम करेंगी। नीचे रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसीलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेंगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण गांव-गांव में कुइयां ही कुइयां हैं। जैसलमेर ज़िले में के एक गांव खरेरो की ढाणी में तो 120 कुइयां थी। तो क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर के लिए, खरेरो गांव में कितनी कुइयां थी? 120 कुइयां। लोग इस क्षेत्र को 6 BC यानी 6 गुणा 20 के नाम से जानते हैं। 6 BC के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका पार भी है। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आज़ाद हुए हैं, इसलिए उन गांव के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। ये अलग 2 नाम है भाई। अलग अलग जगह पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धाधड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिटरो बिल्लियों के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। और भाई इसी खड़ी बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। तो विद्यार्थियों, ये हमने आज का लेसन पढ़ा, कितनी किल्लत वहाँ है पानी की, किस तरह से वहाँ के लोग पानी प्राप्त करते हैं, आपको भली प्रकार से मालूम हो गया होगा। लेसन को मैं आशा करता हूँ आप समझ भी गए होंगे। फिर भी कोई त्रुटि है तो इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा और आप बने रहिएगा मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। बहुत जल्द आपको इसके प्रश्न उत्तरों का वीडियो भी मैं आपको देने वाला हूँ। तब तक बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।